सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान का टॉपिक है राष्ट्रपति। उसके बारे में अध्ययन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति, अब इसमें दिया हुआ है पहला पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पहले पॉइंट में हमने देखा संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अब दोनों सदन कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 2 पॉइंट समझ में आया। थर्ड पॉइंट, संसद एवं राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। ये बात भी समझी जाए, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। किस में भाग नहीं लेते? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया। अब इसमें भी खास पॉइंट हम समझ लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट, अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। नंबर 2 पॉइंट पे समझते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या हुआ कि इसमें आम जनता सीधे राष्ट्रपति का वोट नहीं डालती चुनने के लिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और आम पब्लिक भी वोट डालने चली जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इसका निर्वाचन होता है। तीसरा पॉइंट को समझें, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति
द्वारा होता है। 3 पॉइंट समझ में आ गया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और अप्रत्यक्ष विधि, एकल संक्रमणीय पद्धति, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तब आपको आसानी होगी इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में। तो पॉइंट्स वाइज हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं विधायक के मत का मूल्य। राज्य की जनसंख्या बट्टे निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या गुणा 1000। सांसद के मत का मूल्य बराबर समस्त निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या बट्टे संसद के निर्वाचित सदस्य। और भाई इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसद का मतलब यहाँ कहाँ समझा जाए, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, यदि वो चाहे तो त्यागपत्र। प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को। आगे समझते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति, यानी 56 के अनुसार राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है, यानी एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, इस बारे में संविधान पूर्णतः मौन है, वो कोई जानकारी नहीं देता। आगे अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति पुनः बन सकता है, यानी राष्ट्रपति पद पर पुनः आसीन हो सकता है, वो पात्र होगा। इस बात की जानकारी संविधान का अनुच्छेद 57 देता है। यहाँ तक हम समझें। आगे इसके और समझते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं। अब निर्वाचित होने की योग्यताएं, पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है, 35 ईयर्स, यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो,
लेकिन ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है कि भारत का कोई राष्ट्रपति मात्र 35, 36, 37, 38 साल में बना हो, ऐसा देखने में नहीं मिलता। तीसरा, लाभ के पद पर न हो। और भाई तीनों बातें राष्ट्रपति के योग्यता के संबंध में कही गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी सोचनी है कि राष्ट्रपति पद के लिए इतना बड़ा सर्वोच्च पद है, लेकिन इसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता संविधान में वर्णित नहीं है, जबकि होनी चाहिए। इतने बड़े पद के लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए कितना हार्ड टेस्ट होता है, आईएएस की परीक्षा के लिए कितना हार्ड टेस्ट होता है, लेकिन इस पद के लिए टेस्ट तो दूर, शैक्षिक योग्यता भी नहीं रखी गई है। तो यहाँ तक हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के योग्यता की। अब राष्ट्रपति द्वारा शपथ, और शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और शपथ में ये बात भी है कि राष्ट्रपति भारत की जनता की सेवा के लिए नियत रहेंगे, लगातार सेवा करते रहेंगे। और सेवा करने वाला सेवक, तो सेवक राष्ट्रपति और मालिक जनता। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जनता का नौकर, भाई सेवा करने वाला नौकर हुआ, तो नौकर कौन है? राष्ट्रपति, जनता का नौकर। लेकिन वास्तविक रूप से जनता उसको अपना मालिक समझकर ही व्यवहार करती है। ऐसा नहीं लगा कि जनता मालिक की तरह राष्ट्रपति के साथ व्यवहार करती हो, नहीं, यहाँ की जनता राष्ट्रपति को अपना मालिक समझती है, जबकि संविधान में क्या है? वो जनता के सेवक के रूप में। अब ये तो बात हो गई शपथ की। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब क्या है? पद से हटाना। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई गुंजाइश रहती है कि भाई राष्ट्रपति को हटाना ही है, तो एक राजनीतिक टर्म है क्या? महाभियोग। इसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसके लिए क्या करना है? संसद का 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 वो ये बात राजी हो जाए इस बात के लिए कि इनको हटाना है, तो राष्ट्रपति को हटना ही होगा। साइन कर दें। आगे कार्यपालिका शक्ति। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या है? इसके अंतर्गत पहले में क्या आता है? प्रशासनिक शक्ति। और प्रशासनिक शक्ति यानी इसके अंतर्गत विधियों का कार्यकरण तथा सरकारी विभागों का प्रशासन आता है।
भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान न होकर औपचारिक प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये वास्तविक प्रधान ना होकर औपचारिक प्रधान होता है। कौन? राष्ट्रपति। इसके आगे समझते हैं। प्रशासनिक अधिकार के तहत राष्ट्रपति उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करने तथा हटाने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति संविधान के अधीन निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। अब निम्नलिखित में कौन कौन आ गए? नंबर 1 पर देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री। नंबर 2 संघीय मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री। नंबर 3 भारत का महान्यायवादी। नंबर 4 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नंबर 5 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 6 नंबर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट राज्यों के राज्यपाल। 8वें नंबर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। 9 नंबर पर भारत के विदेशों में राजदूत एवं उच्चायुक्त। 10वें नंबर पर जल प्रदाय से संबंधित आयोग। 11वें नंबर पर वित्त आयोग। 12वें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य। 13 नंबर पर लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य।
14 नंबर पर राजभाषा आयोग, 15 नंबर पर भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। तो ये आपने देखे, इनकी भी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त भी करता है। तो ये प्रमुख मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब इसके आगे समझते हैं। सैन्य शक्तियां। अब सैन्य शक्तियों में पहला पॉइंट, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी प्रधान होता है। दूसरा, सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, लेकिन ये विभागीय वरिष्ठता और अन्य औपचारिकताओं के अधीन की जाती है। ये बात सही है कि सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति तो करता है, लेकिन इसमें ये चीज़ भी शामिल है कि उसमें देखा जाता है कि वरिष्ठ और अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। आगे, विधायी शक्तियाँ। और विधायी शक्तियों में पहला, संसद के अधिवेशनों को बुलाना और सत्रावसान करना। अब यहाँ समझना है, सत्रावसान का मतलब है समाप्त करना, यानी बुलाना और समाप्त करना की जगह ये शब्द इस्तेमाल किया है, सत्रावसान। तो ये भी काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये हम पढ़ रहे हैं विधायी शक्तियाँ। पहला समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट को और समझते हैं। लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन करना। तीसरा पॉइंट, लोकसभा तथा राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना। भाई तीसरा काम क्या हो गया? विधायी शक्ति में लोकसभा तथा राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन, सीधा सीधा है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अब इसके आगे देखते हैं। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों के बाद आगे। संसद के सदस्यों का मनोनयन, ये क्या होता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो
साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा का विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। तो 12 तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत और 2 लोकसभा में मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन। आगे विधेयकों की पूर्व अनुमति। विधेयकों की पूर्व अनुमति, इसमें क्या समझना है? नंबर 1, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों पर संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है, जो निम्न है। अब निम्न है क्या है? नंबर 1 पॉइंट पर नए राज्यों के निर्माण। कोई नया राज्य बनाना है, इससे संबंधित कोई विधेयक है, तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, उसके बाद संसद में पेश की जाएगी। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन। अगर ऐसा करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है या राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या निर्माण करना है, तो संसद में ये विधेयक लाने से पूर्व भाई राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। और क्या है जरा उसे भी देखते हैं। दूसरा, धन विधेयक, और तीसरा ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि में से व्यय करने से संबंधित हो, यानी धन विधेयक और ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि में से धन व्यय करने की बात अगर है, तो पहले किसको? राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी। आगे संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, इसका क्या मतलब है? कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद
ही अधिनियम बनता है। अधिनियम बनता है मतलब कानून बन जाता है। क्या? कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाए, दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति यानी सिग्नेचर फाइनल किसके होने हैं? राष्ट्रपति के। उसके बाद वो अधिनियम बन गया, मतलब एक कानून बन गया। तो कानून का रूप, अधिनियम यानी कानून का रूप लेने में पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बहुत ज़रूरत है। यानी बनता ही कोई विधेयक कानून तभी है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, मतलब उनकी अनुमति मिल जाती है। आगे अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी मिला हुआ है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, परीक्षा से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रपति से जुड़ा कोई प्रश्न आता है तो कुछ इसी तरह का आता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आशा यही करते हैं आपसे कि वो इन प्रश्नों पर आप कड़ी नज़र रखें। तो अध्यादेश जारी करने का क्या अधिकार है? अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है जब संसद सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश जारी कब कर सकता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी दशा में ज़रूरत है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 123 के अनुसार। तो पेपर में पूछा जाता है परीक्षा में कि अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है, तो आप समझ गए। अगला है क्षमादान का अधिकार। अब ये क्षमादान क्या? अनुच्छेद 72, ये कौन से? संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को दंड के लिए क्षमादान का अधिकार है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 72 यानी 72 का संबंध किससे है? तो क्षमादान से। आगे अब देखते हैं राष्ट्रपति की आपात शक्तियां। राष्ट्रपति की आपात शक्तियां। आपात शक्तियां कौन सी? नंबर 1 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कब लगेगा? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ये 3 कंडीशन दी हुई हैं संविधान में कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करेंगे? जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति में इन्हीं में से कोई एक चीज़ हो, और इसका वर्णन क्या है? अनुच्छेद 352। तो जो राष्ट्रीय आपात है
वो अनुच्छेद 352। दूसरा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, क्या कंडीशन होगी? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या लग सकता है, लगेगा राष्ट्रपति शासन। अभी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356। 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता है और 6 माह के लिए। फिर अधिकतम अगर इसको बढ़ाया जाए, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष, तो बढ़ाते बढ़ाते अगर 6-6 महीने बाद बढ़ा रहे हैं, स्थिति ये हो जाती है तो अधिकतम कितने, 3 वर्ष तक चल सकता है। तो ये सवाल बना 6 माह के लिए, अधिकतम 3 वर्ष, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अब आता है तीसरा, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात लगता है कब? जब वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर। तो अभी तक वित्तीय आपात तो अपने देश में लगा नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कितने बार? 3 बार राष्ट्रीय आपात। पहला कब? 1962 से 1968 तक, यानी जनवरी 1968 तक। इसको सही समझें तो 10 जनवरी 1968 तक। 1962 में अक्टूबर की घटना थी और तब क्या था? चीन आक्रमण। तो चीन आक्रमण के समय ये पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई और ये शायद अक्टूबर 1962। दूसरा है दिसंबर 1971, पाकिस्तानी आक्रमण। उस समय भी भाई क्या लग गया? राष्ट्रीय आपात। और तीसरा जून 1975 से 1977 तक, यानी 1975 से 1977 तक इसमें क्या पोजीशन थी? आंतरिक गड़बड़ी। उस कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बार राष्ट्रीय आपात भारत में लगा, यानी घोषणा हुई। अब इसके आगे 1-2 फैक्ट्स और देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग अब तक 2 बार किया। अब वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है? वीटो मना करना, यानी मना करना, किसी चीज़ के बारे में अपनी सहमति व्यक्त न करना। तो राष्ट्रपति के पास
वीटो शक्ति है, वो चाहे तो मना भी करते। तो क्या किस पर मना किया, पहला देखते हैं। ज्ञानी जैल सिंह, उस टाइम राष्ट्रपति कौन है, ज्ञानी जैल सिंह, द्वारा पोस्टल बिल को अनुमति न देकर, पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया और पोस्टल बिल को अनुमति नहीं दी। दूसरा नंबर, आर वेंकट रमन, राष्ट्रपति कौन, आर वेंकट रमन। इसमें क्या है, सांसदों को 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद ही पेंशन योग्य मान लिए जाने संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर न करके, इन्होंने भी मना कर दिया, आर वेंकट रमन ने। कारण क्या था, सांसदों को 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद ही पेंशन योग मान लिए जाने संबंधी विधेयक पारित कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आर वेंकट रमन ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो 2 बार क्या वीटो पावर का प्रयोग हुआ। और एक और बताता हूं मैं आपको, 1977 में नीलम संजीव रेड्डी, 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो नीलम संजीव रेड्डी। इनका तो किसी ने विरोध ही नहीं किया, लेकिन आज की तारीख में ऐसे उदाहरण अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज हम लोगों ने जो अध्ययन किया है वो राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया, और प्रयास यही रहा कि परीक्षा उपयोगी जितने तथ्य थे वो आपके सामने पेश किए जाएं। आशा करता हूं कि ये बात आपको आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहेंगे आप। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक जुड़े रहिए मुझसे। धन्यवाद।